हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम वर्ग 2 चयन परीक्षा अंग्रेजी के जो कट ऑफ के वीडियो के बाद हम आज बात करने वाले हैं। क्या फाइनल अंकों पर जो कि लैब में हमें देखे गए हैं नंबर, हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके जितने नंबर प्राप्त हुए हैं, क्या उन नंबरों में बदलाव हो सकता है? इस पर हम आज बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ें चेंज हो सकती है, क्या नंबरों में बदलाव आ सकता है, क्या आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न का कोई नियम रूल बुक में दिया हुआ है, या आउट ऑफ सिलेबस का किस तरह से चीज़ें की जाती है। इसके बारे में हम वन बाय वन सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात समझने वाले हैं, जो अगर मान लीजिए कोई प्रश्न कैंसिल होता है, अगर किसी प्रश्न में दिक्कत हो रही है, तो वो प्रश्न को किस तरह से आउट ऑफ सिलेबस हो चाहे किसी भी तरह का प्रश्न हो, उसको किस तरह से किया जाता है। हम आउट ऑफ पे तो अलग से बात करेंगे ही। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 उदाहरण दिया हुआ है रूल बुक में। तो हम 3 उदाहरण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 150 नंबर का और 200 नंबर का पेपर है ही नहीं, हमारा पेपर 100 नंबरों का है। तो देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद भी यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्न अनुसार होगी। तो देखिए, सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने 100 प्रश्न के प्रश्न पत्र में पेपर दिया है और 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर, तो मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है, तो जितने अंक प्राप्त होंगे, आपके जितने भी अंक होंगे, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 70 अंकों में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे नंबर 70 हैं, तो 70 अंक हैं मेरे। मान लीजिए अब यहाँ पे 2 प्रश्न निरस्त होते हैं, तो मुझे 70 इंटू 100 तो करना है, और साथ में इसमें भाग देना है मुझे, क्योंकि अब 2 प्रश्न निरस्त हुए हैं, तो मुझे 98 का भाग देना है। उसको 100 - 2 किया गया है, तो मैं इसको 98 कर देता हूँ। तो ये जितना आएगा उतने मेरे फाइनल अंक होंगे। तो ये फॉर्मूला हमको समझना बहुत जरूरी है। अब कितने प्रश्न डिलीट होंगे उसके आधार पे ये कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा 100 में मार्किंग नहीं होगी, जितने प्रश्न कैंसिल होंगे उसके आधार पे होगी, और ये फार्मूला लगेगा। आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं, तो हम आगे चलते हैं। अब दूसरे नियम पे यहाँ देखते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन का उन्होंने एमपीएसबी ने जो रूल दिया हुआ है, हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए, जो ईएसबी का रूल है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के ये जो आदेश क्रमांक है, इसके आधार पे, जिसमें अलग अलग मतलब अनुसार मंडल द्वारा जो आयोजित परीक्षा होती है, जिसमें परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, अथवा ऐसे पद पाठ्यक्रम जिनके 1 से अधिक विषय के प्रश्न पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं, तो उन परीक्षाओं में एकजाई मेरिट तैयार करने हेतु परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाता है। इसका तो सीधा मतलब ये है कि इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन के लिए जो परसेंटाइल वाला नियम है, वो हो सकता है लागू ही ना किया जाए और इसको परसेंटाइल में दिया ही ना जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो एक शिफ्ट में पेपर हुए हैं किसी सब्जेक्ट का, तो उदाहरण के लिए अभी हम तो इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश का जो पेपर है वो एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो यहाँ पे परसेंटाइल में हमें देखने नहीं मिल सकता है। और अगर मान लीजिए परसेंटाइल देते भी हैं, तो वैसे सेंस तो बनता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परसेंटाइल में वर्ग 2 अंग्रेजी का रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी परसेंटाइल की बात। अब आ भी सकता है देखिए, लेकिन 99% चांस कम है कि नॉर्मलाइजेशन में आए। अब हम बात करते हैं, देखिए, प्रश्न पत्रों को कैसे वो किया जाता है, मतलब किस आधार पे प्रश्नों को हटाया जाता है। तो इसको आपको समझना है। देखिए, इसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे पेन चलाता हूँ तो स्पेस कम है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पीडीएफ लिया है। तो देखिए, प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है ना, प्रश्न उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां हेतु इस मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात 3 दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियां ली जा सकेंगी, उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। ये तो सामान्य से निर्देश हो गए। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पत्र पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण का निर्णय लिया जाएगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
लेकिन इस बार हुआ क्या कि अगर मैंने आपत्ति लगा दी है तो और 100 लोग, 500 लोग, 2000 लोग भी उस प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने मिला। प्रति प्रश्न उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा 50 रुपए की राशि, लेकिन इसमें भी चेंजेस कर दिया गया। ठीक है, इसमें भी लगभग 186 पॉइंट कुछ पैसे लगे थे, है ना, 186 रुपए कुछ पैसे। अब हम आगे बात करते हैं, हम इसको समझते हैं। जो बिंदु क्रमांक यहाँ पे 3.8 के अनुसार मंडल द्वारा नियुक्त जो विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरांत एवं उक्त प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षा में आए शेष प्रश्नों के यादृच्छिक यानी कि रैंडम से 5% प्रश्नों का निर्धारण कर विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी अनुशंसा अनुसार अंतिम की यानी कि अंतिम उत्तर तैयार किया जाएगा। अब अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों की जो कुंजी समिति होगी उनका जो निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम होगा। तो देखिए यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं वो लेने वाली है की कमेटी। जो की कमेटी बनेगी वही यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल अपना डिसीजन देगी। तो अब इसमें देखिए मैंने बहुत सारी जगह से पता किया है, क्योंकि रूल बुक में आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्नों का क्या किया जाएगा ये नहीं दिया है। त्रुटि पूर्ण प्रश्न हो गया, मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई वर्ड गलत लिख गया, या क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, या तो 2 ऑप्शन गलत एक साथ सही है, या चारों ऑप्शन ही सही उत्तर के नहीं है, ऐसी कंडीशन में तो प्रश्नों को निरस्त किया जाता है। लेकिन ये पहली बार अब देखने को मिलेगा ऑथेंटिक रूप से कि जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है उनका क्या यहाँ पे एमपीएसबी बोर्ड की जो कमेटी है वो क्या निर्णय लेती है। तो अब हम ये तो हमने चीज़ें समझ ली है। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे विशेषज्ञों से बात करने के बाद एक निष्कर्ष तो ये है कि किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है, और एमपीईएसबी का इवन हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी प्रकार के पेपर होते हैं आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के लिए रूल बुक में उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर कोई अभ्यर्थी चाहे तो आज ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में उसके लिए एक आरटीआई का फॉर्म का फॉर्मेट बनाकर डाला हुआ है कि अगर हम चाहें तो हम जानकारी ले सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों का क्या किया जाता है। अब वहाँ से क्या आंसर निकल के आता है आरटीआई के माध्यम से वो जानने वाली बात होगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो आरटीआई लगा सकता है, और भोपाल के पास का अभ्यर्थी हो तो ज़्यादा इजी होगा, या तो आप ऑनलाइन मोड में भी आरटीआई लगा सकते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे इंग्लिश में देखिए जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है उनको देखते हैं, और देखते हैं कि क्या ये सच में आउट ऑफ सिलेबस बोर्ड मानेगा या नहीं मानेगा। देखिए हम उस पर थोड़ा रिव्यू करने का प्रयास करते हैं। तो हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्रश्न जो मैंने लिया है, पहला प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस की लिस्ट में से ये रिस्पॉन्स शीट से ही प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए इसमें बात करते हैं हम। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हाउ डज द सिटिंग इन द लॉटरी बाय शर्ली जैक्सन कंट्रीब्यूट टू इट्स शॉक वैल्यू। तो देखिए मुझे लगता है कि ये डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न की श्रेणी में ही आएगा। अब मुझे तो नहीं लगता कि इसे किसी भी प्रकार से लिंक किया जा सकता है। अभी आप काउंट करके रखिएगा। ये पहला तो डायरेक्टली हमें इसमें तो मुझे कोई एंगल नज़र नहीं आता। देखिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ भाइयों के मैंने मैसेज देखे थे कि इन्हें बीए के सिलेबस में है तो एमए के सिलेबस में है। तो देखिए बीए के सिलेबस की चीज़ें नहीं पूछी जा सकती है। अगर किसी भी एग्ज़ाम का गिवन सिलेबस होता है और उससे बाहर की चीज़ें पूछी जाती है जो थोड़ी भी रिलेटेड नहीं होती तो वो आउट ऑफ सिलेबस माना जाता है। हाँ ज़रूर हमारे सिलेबस में लिखा होता है कि इस सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इनका जो कठिनाई स्तर है या तो 10वीं देता है, 12वीं देता है, ग्रेजुएशन देता है और पोस्ट ग्रेजुएशन देता है। तो हमें बोला गया था ग्रेड 2 के एस्पिरेंट को कि जो कठिनाई का स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बीए के जो सिलेबस से क्वेश्चन आ जाए तो वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस माने जाएंगे। बोर्ड अब क्या निर्णय लेता है, और बोर्ड अगर निर्णय लेता है तो उसके बाद की क्या पॉसिबिलिटी है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न मुझे लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में हम बात करते हैं। ये जो प्रश्न दिया है हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट और जूम इन कर लेता हूँ। विच ऑफ दिस पोएट इज नोन फॉर रिवॉल्यूनाइजिंग मॉडर्न पोएट्री विद द यूज ऑफ फ्री वर्स एंड कैटालॉगिंग टेक्निक इन्फ्लुएंस लेटर पोएट लेक एलन गिन्सबर्ग। देखिए इसमें भी बहुत सारे
पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये फ्री वर्स से लिंक हो जाएगा, लेकिन यदि आप अच्छे से देखेंगे सिलेबस तो फ्री वर्स तो दिया ही हुआ नहीं है वर्ग 2 के सिलेबस में, ब्लैंक वर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको वर्स से भी अगर कनेक्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो जो भी आपत्ति लगी है उसमें तो स्पष्ट लिखा गया होगा कि ब्लैंक वर्स तो हमारे गिवन सिलेबस में है। ये अगर कॉन्सेप्ट ब्लैंक वर्स से रिलेटेड होता तो इसे हम थोड़ा मान भी सकते थे कि चलिए ब्लैंक वर्स से रिलेटेड पूछ लिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी, देखिए कई लोग को लगता है कि इसको फ्री वर्स से, लेकिन फ्री वर्स गिवन ही नहीं है सिलेबस में, तो अगर देते हैं तो इस पे आपत्ति और स्टूडेंट के द्वारा ली जा सकती है, मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ये भी जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारे दो प्रश्न हो गए जो आउट ऑफ सिलेबस के हम जिन्हें कंसीडर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which poet coined the phrase "a man speaking to men" to define poetry's purpose in his preface to lyrical ballad? देखिए हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेड है वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ एनसीईआरटी के ऑथर के रूप में हमारे पास गिवन थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अलग से वर्क के बारे में पूछ ले। और चलिए अगर मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी से प्रश्न पूछ भी रहा है तो बायोग्राफी में अगर सिंपल वे में जाए, देखिए एनसीईआरटी कहने के लिए तो इसे लिंक किया जा सकता है। देखिए इसमें डिस्प्यूट वाली बात हो जाएगी। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो सिलेबस में मेंशन अलग से जो लिटरेचर का सिलेबस है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई मेंशन नहीं था, लेकिन अगर एनसीईआरटी के पर्पस से देखा जाए तो इतना डीपली अगर मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई वर्क पूछ लेता तो फिर भी समझ आता है कि उसे लिंक किया जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन को मैं अभी मेरे हिसाब से तो मैं 50-50 मान के चलूंगा, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल अभिमत दूं तो ये प्रश्न भी डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस की श्रेणी में आएगा। अगर नहीं आएगा तो इसे भी चैलेंज किया जा सकता है। देखिए आप एक बार प्रश्न को समझिए। देखिए बोल देना बहुत आसान है कि लिरिकल बैलेड तो ठीक है, लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ का है जानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? विच पोएट कॉइन्ड द फ्रेज अ मैन स्पीकिंग टू मैन टू डिफाइन पोएट्रीज पर्पस, मतलब पोएट्री के पर्पस को डिफाइन करने के लिए इसे किसने क्वाइन किया है। तो ये अच्छे लेवल का प्रश्न है जिस पे डिस्प्यूट की गुंजाइश है। इसमें मामला 50-50 है, लेकिन मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन ये कहता है कि ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही प्रश्न है। ठीक है, अब इसको अगर वर्ड्सवर्थ से लिरिकल बैलेड से लिंक करने का प्रयास किया जाए तो इसे हम 50-50 की श्रेणी में मान सकते हैं। ठीक है, अभी तो पहली चीज यही नहीं पता कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों का किया क्या जाएगा, तो अभी मैं इसको 50-50 भी मान के चलूँ। ऐसा नहीं है बोर्ड की जो की कमेटी होगी वो लिंक ही करने बैठेगी कि ये सिलेबस का है, आप इसको कैसे आउट ऑफ सिलेबस, जो भी वो रीजन देंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन कैंसिल किया जाता है तो उसका प्रॉपर रीजन दिया जाता है, और नहीं किया जाता तो वो भी बताया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि कैंडिडेट की कमेटी के फाइनल आंसर को ही मान के चलेंगे, कोर्ट तक भी जाएंगे कुछ लोग, ये बात सत्य है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन ये वाला है, इस पे भी मुझे थोड़ा सा डाउट इस प्रकार से है कि ये जो बाखा वाला कैरेक्टर वाला जो आया था, देखिए ये अनटचेबल का है और ये इंडियन राइटिंग में कंसीडर किया जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस की श्रेणी में ये नहीं है। लेकिन इसमें एक डाउट ये है कि ये प्रश्न के दो उत्तर सही हो सकते हैं, है ना। इस पे आपत्ति भी लगी है और इससे रिलेटेड मैंने खुद अपने आपत्ति में ये लगाया है। तो इसके दो आंसर को मैंने एक ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट होता है या बुक होती है उसका एक पेज लगाकर मैंने इससे आपत्ति लगाई है। देखते हैं इस पे क्या होता है। ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है तो इसके डबल, देखिए मैं ये नहीं बोल सकता कि कैंसल ही होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि दो ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वो सारे प्रूफ को लेकर बात करूंगा तो थोड़ा लंबा वीडियो चले जाएगा। तो ये प्रश्न भी अभी बहुत कुछ निर्भर करेगा इस प्रश्न के ऊपर भी। अगर ये प्रश्न कैंसिल होता है तो भी नंबरों में काफ़ी बदलाव होगा, और नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपत्ति लगा दी तो हो ही जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम इसी में बात करें तो देखिए एक और यहाँ पे ये क्वेश्चन है रतन वाले। इस पे तो लगभग हर कैंडिडेट का व्यू है कि रतन वाले दोनों क्वेश्चन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी को ना क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना मैं कुछ, मैं अपने तरफ से अपना एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए करना होगा कि कमेटी को आउट ऑफ सिलेबस या गलत फ्रेमिंग माननी होगी तो मान ही लेगा,
और मुझे लगता है कि मान भी लिया जाएगा, क्योंकि रतन वाले तो डायरेक्टली फ्रेमिंग गलत है। लेकिन मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक डाउट है, ये डाउट क्रिएट होने का मेरे पास एक रीज़न भी है, क्योंकि ग्रेड 1 में एक मतलब रेड ट्रैप 12th क्लास का एनसीईआरटी का एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछा था, रेड ट्रैप का। ठीक है, रेड ट्रैप का क्वेश्चन पूछा था। तो अब इसमें देखिए, रेड ट्रैप की जगह उसने पेपर में लिख दिया था वेट ट्रैप, VAT, और ट्रैप लिख दिया था। अब इस पे भी आपत्ति लगी थी, लेकिन वो की कमेटी ने ये माना कि वेट ट्रैप से रेड ट्रैप की मीनिंग में मतलब ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, वेट ट्रैप से आप समझ सकते थे, ऐसा कोई कंफ्यूजन करने वाला उसमें एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं किया गया, एज इट इज़ रख दिया गया। तो मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट इसलिए, देखिए मेरे सही है गलत है उस पर मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो की कमेटी में हूँ नहीं, मैं तो निर्णय करूंगा नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट लिखा हुआ है, देखिए पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन पे इतने बहस करने की बात ही नहीं है, तो डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस मतलब आउट ऑफ फ्रेमिंग वाला क्वेश्चन है, ये फ्रेम ही गलत हुआ है। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कभी कभी कि अगर आयोग या की कमेटी थोड़ा हार्श हुआ या थोड़ा सा चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचे, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्नों को अगर हटा देते हैं तो थोड़ा सा बोर्ड की भी के साथ भी दिक्कतें आती है। तो ये प्रोटैगनिस्ट वर्ड जो लिखा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटैगनिस्ट लिखा हुआ है, देखिए पहली चीज़ तो रतन नाम ही नहीं है, तो यहाँ से तो इसको ये समझिए कि कैंसल होना ही है। अगर मान लीजिए मैं 0.001% पॉसिबिलिटी मानूँ, तो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट वर्ड से ये कहा जा सकता है कि प्रोटैगनिस्ट से आप उसको राजवीर मानकर चल सकते हैं। देखिए मेरा अपना व्यू है, आपको मेरे साथ सहमत असहमत की कोई बात नहीं है, ये 99.99% ये प्रश्न जाएगा ही, ये आउट ऑफ सिलेबस में नहीं जाएगा, ये गलत तरीके से पूछने के कारण ही जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे पास बाकी हैं। देखिए हम इसकी बात करें, व्हाट डज द चेरी ऑर्चर्ड सिंबलाइज इन एंटन चेकोस द चेरी ऑर्चर्ड। देखिए अगर इसको भी चाहें तो हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान सकते, क्योंकि एंटन चेकोव भी एनसीईआरटी में गिवन थे। ठीक है, द प्रपोजल के ये ऑथर हैं, जो 10th क्लास का द प्रपोजल हमको दिया हुआ था। तो ये इससे रिलेटेड अगर इसको लिंक किया गया तो इसको आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है ना माना जाए, क्योंकि इसने बोला है व्हाट डज द चेरी ऑर्चर्ड सिंबलाइज इन एंटन चेकोस द चेरी ऑर्चर्ड, ये इनका वर्क है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए मतलब यूं कहें कि तुक्के में ये मेरा भी सही हो गया था, क्योंकि मैंने इसको रसियन राइटर हैं ऐसे मुझे पता था, तो मैंने रसियन से इसे लिंक करके मैंने, देखिए मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने तो अपना फालतू का लॉजिक लगाया और ये सही हो गया। अगर कैंसिल होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, नहीं होगा होगा, ये तो मेरा ओपिनियन अब अलग हो सकता है, लेकिन वो तो की कमेटी पे, तो एनसीईआरटी के ऑथर के वर्क से क्वेश्चन है ये, तो डिपेंड करता है की कमेटी के ऊपर कि वो इस पे क्या करने वाले हैं। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ रतन, तो इसमें तो कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है जो उसको लिंक कर पाए या कुछ भी बोल पाए, तो ये तो डायरेक्टली जाएगा, ये प्रश्न कैंसिल होगा ही, ये तो आप तय मान के चलिए। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए इसमें और एक आधा कोई प्रश्न तो नहीं है ना। अब नेक्स्ट में चलते हैं, हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न है अब हम इसको देखते हैं। ये प्रश्न है, हाउ डज द थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू शेप द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये प्रश्न कैंसिल नहीं होगा, लेकिन मुझे पर्सनली लगता, मैंने इसमें कोई आपत्ति नहीं लगाई है, लेकिन मुझे प्रश्न लगता है कि ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया। देखो कॉमन सेंस का प्रश्न है, बन जाएगा वो, ठीक है, तो अभी हम इस प्रश्न पे कोई डिस्कशन नहीं करते, ये नीचे वाले प्रश्न के कारण वो स्क्रीनशॉट में PDF बनाने में वो आ गया है। अभी हम इस प्रश्न पे बात करते हैं, तो इस प्रश्न पे बात करें तो व्हाई डज द प्रोटैगनिस्ट फेल टू अडॉप्ट द ब्लाइंड सोसाइटी इन द स्टोरी द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड बाय H.G. वेल्स। मुझे तो नहीं समझ आता कि कहाँ से ये सिलेबस में लिंक होगा, तो ये तो इसको तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस जैसी कहानी मुझे लग रही है, इसको तो कहीं से कहीं लिंक नहीं करेंगे। हमारे बहुत सारे 1 2 4 साथियों को कहना है कि BA वाले कोर्स से वो रिलेट कर देगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। कठिनाई का स्तर BA का ग्रेजुएशन का हो सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन के सिलेबस से चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। अगर हमारे पास नहीं होता सिलेबस दिया हुआ, अगर MPSB या विभाग के द्वारा सिलेबस नहीं दिया जाता और कहा जाता कि ग्रेजुएशन स्तर की चीज़ें आएंगी, तो फिर हमको पढ़ना पड़ता और कुछ भी हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान सकते थे। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे बात करें तो देखिए, हाउ डज लैम पोर्ट्रे हिज स्कूल डेज इन क्रिस्ट
क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years अगो। देखिए ये प्रश्न तो मेरा सही हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न भी यहाँ पे कहीं टिकेगा। ये तो डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है, तो ये तो जाएगा। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस की श्रेणी में डायरेक्टली आता है ये प्रश्न भी। तो देखिए आप अपने अपने प्रश्न काउंट करते हुए चलिएगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इज ड्राइडन्स ओपिनियन ऑफ द यूज ऑफ राइम इन ड्रामा। देखिए वैसे तो इसको मैं राइम स्कीम से लिंक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि राइम स्कीम मैं क्या मतलब आप भी कर सकते हैं कि राइम स्कीम हमारे सिलेबस में गिवन था। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे ड्राइडन का जो ओपिनियन है ऑन द यूज ऑफ राइम इन ड्रामा। अब देखिए ड्रामा की राइम से उसने पूछा है। देखिए पूछने वाले का आप माइंड देखिए। देखिए राइम स्कीम से अदर भी प्रश्न बनाए जा सकते थे जो डिफिकल्ट हो सकते थे, लेकिन उसने तो ड्रामा में जो राइम का जो थोड़ा फॉर्मेट यूज होता है उसमें उनका क्या ओपिनियन था ये पूछा था। और देखिए यहाँ पे लक देखिए मेरा कि ये वाला प्रश्न सही हो गया। बहुत इजी इजी प्रश्न भी गलत हुए हैं बहुत सारे लोगों के, मेरे भी हुए हैं, तो उसमें से ये प्रश्न मेरा सही हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि इसको राइम से आउट ऑफ सिलेबस ना माना जा सके, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर माना जाता है तो भी देखिए मेरा सही है गलत है आप उसको छोड़िए, मेरे गलत और सही होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो प्रश्न है ये भी मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंसीडर किया जाएगा, और अगर राइम से लिंक करता है तो इसमें भी मैं मामला मान सकता हूँ कि 50-50% का हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट डज द नरेटर्स ऑब्सेशन विथ द हार्ट्स साउंड सिंबलाइज इन एडगर एलन पोस अ टेल 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 हार्ट। अब यार ये तो कहीं से कहीं तक लिंक नहीं होता, तो इसे तो आउट ऑफ सिलेबस ही मैं मान के चल रहा हूँ। ये आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे लिंक करेगा ईएसबी के द्वारा जो की कमेटी है वो कैसे इसको लिंक करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो ये तो मैं डायरेक्ट आउट ऑफ सिलेबस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या निर्णय होगा वो तो हम देखेंगे आने वाले समय में। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेस्टनट ट्री दैट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग एट थंडरफील्ड इन द नॉवेल जेन आयर। अब यार इसको कहाँ से नॉवेल से, नॉवेल हमको जो गिवन दिया ऐसा तो नहीं दिया है कि नॉवेल टर्म को भी आपको पढ़ना है। अब इसको अगर नॉवेल से लिंक करना होगा तो फिर तो मैं कुछ ही नहीं कह सकता, अब क्या ही बोलेंगे फिर तो। लेकिन ये देखिए मेरा तो ये तुक्के में सही हो गया है ना, ये मेरी ही रिस्पॉन्स सीट है, तो ये तो मेरा तुक्के में सही हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न टिकने वाला है, ये डायरेक्ट आउट ऑफ सिलेबस। इसको कई लोगों का मानना है कि नॉवेल हमारे सिलेबस में गिवन था तो इसको लिंक किया जा सकता है। तो चीज़ें इतनी इजी वे में नहीं जाती है, इसे आउट ऑफ सिलेबस ही कंसीडर किया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। व्हाट इज जेन ऑस्टन्स मोस्ट डायरेक्ट क्रिटिक ऑफ द मैरिज मार्केट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो देखिए जेन ऑस्टन तो थी नहीं हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब जेन ऑस्टन थी नहीं, अभी तो ग्रेड 1 के प्री का सिलेबस है, और उसमें भी ये इतने लेवल का प्रश्न है कि मैंने तो प्री दे रखा था लेकिन मेरे से गलत हो गया है ना। पेयर ढूंढना था, 2-3 साल पहले पढ़े हैं तो उतना कैरेक्टर का पेयर याद नहीं रहा या वहाँ पे एग्जाम हॉल में नहीं बना, तो मुझे लगता है ये तो डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। अब इसको कैसे लिंक किया जा सकता है, तो ग्रेजुएशन वाला और बीए वाला लॉजिक तो यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। तो मैं तो इसे मान के चल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो हाउ डज द सेटिंग इन द रॉकिंग हॉर्स विनर्स बाय W.H. लॉरेंस कंट्रीब्यूट टू इट्स थीम। अब ये भी कहाँ से लिंक किया जाएगा, ये तो डायरेक्ट आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। अगर आपने पढ़ रखा है, आप तो पढ़ ही रखे हैं, आप इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं, ग्रेड 2 चयन परीक्षा दिए हैं, तो ये मुझे नहीं लगता ये कहाँ से लिंक कर लेगा भाई। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहने का मतलब हो जाता है कि इसको कहीं से लिंक किया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये WH मतलब DH लॉरेंस का ये क्वेश्चन को कहीं से कंसीडर किया जा सकता है कि ये सिलेबस का है। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। अलेक्जेंडर पोप्स स्टेट्स टू ईर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, व्हाट डज ही इम्प्लाई अबाउट क्रिटिसिज्म। अब कई लोगों का मेरे से देखिए बहुत सारे कैंडिडेट की बात हुई है, बहुत सारे हमारे भाई जो बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो बहुत सारी समझ रखते हैं, तो इसको भी क्रिटिसिज्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो ऑथर है गिवन सिलेबस में उससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म होता है तो समझ आता है। मतलब चीज़ें अगर डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाना था क्वेश्चन निकालने वालों को, तो अगर हमारे रिलेटेड ऑथर का क्रिटिसिज्म के बारे में कोई ओपिनियन होता या हमारे ऑथर पे कोई चीज़ कही जाती तो मैं मान भी सकता था। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये डायरेक्ट आउट ऑफ, अब ये मेरा तो देखिए यहाँ पे सही हो गया है आंसर, है ना।
एग्जाम हॉल में ज़्यादा कठिन वाले प्रश्न सही हो गए और बहुत सरल वाले गलत हो गए। तो ये तो मैं इसे आउट ऑफ सिलेबस ही मानकर चल रहा हूँ। अब हम आगे बात करते हैं। तो थॉमस हार्डीज पेसिमिस्ट वर्ल्ड व्यू ऑफन रिफ्लेक्ट इन हिज नॉवेल वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फिलोसॉफिकल मूवमेंट। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब थॉमस हार्डी का जो पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू है वो कहाँ से हमारे सिलेबस से वो होने वाला है भाई, लिंक होने वाला है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको कंसीडर किया जा सकता है कि ये गिवन सिलेबस में से पूछ रहा है। देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें तो हो सकती है, मैं अपने हिसाब से वो कर रहा हूँ अपना एनालिसिस की सिलेबस को देखने के बाद। तो ये मुझे लगता है कि ये भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न में जाने वाला है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। हु इज द ओनली राइटर टू हैव ऑन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड एन एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। देखिए ये प्रश्न पे भी बहुत सारा जो डिस्कशन है बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हमारा हुआ था। उसमें कई लोगों को कहना है कि ये अवार्ड से ये क्वेश्चन को लिंक किया जा सकता है, प्राइज से रिलेटेड है, वो भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो अब नोबेल प्राइज तो हमारे सिलेबस में गिवन था नहीं। अब जो सिलेबस में हमारे पास गिवन ऑथर थे या पोएट थे उनको नोबेल प्राइज मिला होता तो ठीक है, डायरेक्ट नोबेल प्राइज से भी नहीं है। नोबेल प्राइज के अंदर भी कंडीशन डाल दी कि इन्हें दो तरह से, दो चीज़ों के लिए, मतलब दो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए मिला है। तो मुझे तो लगता है कि देखिए मेरा ये वाला क्वेश्चन सही हो गया है, क्योंकि मुझे ये पता था कि जीबी शाह को नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये सही हो सकता है, इस पर्पज से मैंने लगा दिया, मेरा सही हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी आउट ऑफ सिलेबस में 100% जाएगा, क्योंकि प्राइज से कहाँ से कर लेंगे, हमको कोई अलग से प्राइज तो दिया हुआ नहीं था सिलेबस में। जो हमारे ऑथर हैं उनकी जिनकी बायोग्राफी पढ़ना था, अगर उनको कोई अवार्ड से नोबेल प्राइज पूछता तो समझ भी आता है। तो ये तो लगता है मुझे कि ये आउट ऑफ सिलेबस में जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज पोप्स एडवाइस ऑन हाउ टू बी अ गुड क्रिटिक। देखिए पोप अलेक्जेंडर पोप के भी क्रिटिक से यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये तो मेरा अलेक्जेंडर पोप वाले किस्मत से दोनों सही हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ से क्रिटिक को हम कैसे कर लेंगे। देखिए क्रिटिसिज्म जो होता है, क्रिटिसिज्म लिटरेचर में तो हमको हर ऑथर का पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम गिवन ऑथर का पढ़ेंगे ना। अगर हमको क्रिटिसिज्म से रिलेटेड सिलेबस में कुछ अलग से दिया होता तो हम ये चीज़ पढ़ते भी। लेकिन अब देखिए तो वहाँ पे कैलकुलेशन है, तुक्का कहें या थोड़ा कुछ भी लॉजिक लगा के बनाए और चीज़ें वहाँ पे सही हो गई, वो एक अलग बात है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है ये जाएगा ही आउट ऑफ सिलेबस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन जेन आयर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नॉवेल्स यूज ऑफ द गॉथिक डबल। अब ये प्रश्न तो यार डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस है, इसको क्या ही बोल के की कमेटी और सिलेबस का कंसीडर करेगी, मुझे तो नहीं लगता। तो ये तो मैं आउट ऑफ ही मान के चल रहा हूँ, तो ये आउट ऑफ सिलेबस में जाने वाला है। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स ट्रांसलेट द रुबैयत ऑफ ओमार खयाम इनटू इंग्लिश मेकिंग इट अ ग्लोबल सेंसेशन। तो देखिए अगर इसको ओमार खयाम से रिलेटेड करें कि ये इंडियन राइटिंग में जा सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन राइटिंग के थ्रू इसको माना जा सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर लिया गया है, आंसर में एडवर्ड फिट्जजेराल्ड का है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पे भी काफ़ी डिस्प्यूट रहने वाला है। तो मैं इसे तो मान के चलता हूँ 50-50 की श्रेणी में। देखिए अगर ये रुबैयत स्टेंजा वाला आ जाता ना, रुबैयत स्टेंजा का कुछ फॉर्मेट होता है तब तो डायरेक्टली हो जाता, लेकिन यहाँ से अगर ये ओमार खयाम को हम मान ले तो मुझे तो लगता है कि ये भी जाएगा आउट ऑफ सिलेबस में। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत तो गुंजाइश है कि वो लिंक करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन थे वो हुए। अब आप काउंट कर लीजिएगा रिवाइंड करके कि कितने कितने हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे 2 मिनट कुछ मुख्य मुख्य बातें कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो मैंने 19 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, अब 19 स्लाइड है यहाँ पे, तो जिसमें 19 एक तो नियम वाली रूल बुक की स्लाइड है, तो 19 क्वेश्चन तो ये यहाँ पे हो गए। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा, मुझे भी कभी कभी लगता है कि 2-4 नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर आउट ऑफ सिलेबस है, अगर मुझे तो मेरा पर्सनल व्यू मैं बताऊं, जो लॉजिकल बात वो ये है कि अगर आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए उसने 2 से 3 क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस माना और उसने हटा दिया, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए उसने 2-3 क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस माना, तो कोई तो पैमाना होगा की कमेटी का कि क्यों माना, तो फिर दूसरे क्वेश्चन को क्यों नहीं माना, ये तो लोग रुकेंगे नहीं।
देखिए अगर नंबर में चेंजेस होना है ये तो 100% तय है, डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन जाते हैं, मान लीजिए अगर उसने 2-3 क्वेश्चन को किया और इन सब के अलावा एक पॉसिबिलिटी को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, वो ये है कि हमारा ध्यान तो आउट ऑफ सिलेबस पे है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके 2 ऑप्शन सही हो, या कई सारे। देखिए आपत्ति तो इतने सारे में लगती है, ग्रेड 1 का मैं बता रहा हूँ, इतना इजी पेपर था, 5 क्वेश्चन में उसमें कुछ में ऑप्शन चेंज हुए, है ना, किसी में 2 ऑप्शन के कारण कैंसिल किया गया, तो 5 प्रश्न तो वहां किए गए थे इतने सरल पेपर में। आउट ऑफ सिलेबस वाला तो मामला ही नहीं था, वहां पे डबल ऑप्शन वाला ही मामला था। अब यहाँ तो आउट ऑफ सिलेबस के 18-19 क्वेश्चन होते हैं, 15-17, 2 तो फ्रेमिंग वाले, रतन वाले तो डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन प्रोटेगनिस्ट से कहीं जोड़ दे तो जोड़ेगा तो उस पर भी आपत्ति लगेगी। हमारे कुछ साथी तो जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे। देखिए अगर 10 प्रश्न करता है, 5 करता है, 7 करता है, 12 करता है, 15 करता है, एक भी नहीं करता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। अब मान लीजिए उसने 10 क्वेश्चन किया, मान लीजिए 5 क्वेश्चन किया फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना। अब अगर वो 6 करता तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट को 6 करने पे फायदा होता, उसने 5 कर दिए, या 4 करने पे फायदा होता, उसने 5 कर दिए, तो ऐसे कैंडिडेट तो कोर्ट जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए एक वहीं के कैंसल वाले एक क्वेश्चन कम करने या ज्यादा करने से किसी की मेरिट में अंदर बाहर की गुंजाइश रहेगी, तो वो तो 100% कोर्ट जाएगा और पूरे तथ्यों के साथ जाएगा, सिलेबस की कॉपी लेके जाएगा। अब तो वहां पे जवाब देखो की कमेटी क्या मान रही है, वो तो हमको बताएगी नहीं अभी, है ना, वो तो वहां लिख देंगे और फाइनल रिपोर्ट हो गई उनकी। लेकिन कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा ना कि क्यों, कैसे आउट ऑफ सिलेबस माना गया। और पहली चीज तो रूल बुक में या कोई नियम में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों को क्या किया जाएगा ये ही नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पे सारी तरह की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा ना करे, हो सकता है जितने आउट ऑफ सिलेबस है सारे को हटा दे, तो किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल तय है। अब यहाँ पे हमको 2-3 चीजें समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, अगर मैं इन सारे को आउट ऑफ सिलेबस मान के अभी चल लूँ, देखिए कितने को कंसीडर करेगा कि कमेटी के द्वारा किया जाएगा वो तो ना मुझे पता है ना आपको पता है। अब अगर ये 19 क्वेश्चन होते हैं तो 19 में मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, मेरे 70 नंबर हैं। ठीक है, अब 19 में मान लीजिए पूरे 19 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि कैंसिल किए जाते हैं, मानना है, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन कैंसिल किए जाते हैं तो 19 में से मेरे 7 सही है। ठीक है, अगर 19 की मैं बात करूं तो मेरे 7 प्रश्न सही है, मतलब सीधा सा मतलब उसका ये है कि अभी मेरे 70 में 7 प्लस नंबर जुड़े हुए हैं जो कैंसिल हो सकते हैं। देखिए ये समझाने के लिए है, इतने ही होंगे, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो मेरे तो नंबर यहाँ पे 63 रह जाएंगे। अब 63, अब मान लीजिए उसने 19 क्वेश्चन कैंसिल किया है तो 81 हो जाएगा, 63 इंटू 81 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पे 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, यहाँ पे हमको भाग देना पड़ जाएगा कितने का, हमारा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आई थिंक 81 का भाग देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम चल के इसको समझते हैं, 1 मिनट बड़ा हो जाएगा वीडियो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले से एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है फॉर्मूला, मतलब वहाँ पे देखिए मैं गलत बता रहा था, तो ये देखिए ये फॉर्मूला ये है कि अगर मान लीजिए मेरे 70 हैं, मेरे यहाँ पे 90 से दिया हुआ है, 70 हैं तो मेरे तो वहाँ पे वो 70 रखेगा, ठीक है, इनटू अब इसमें क्या करेंगे हम 100 करेंगे, ठीक है, ऑब्लिक क्या हो जाएगा 100 में से मान लीजिए 19 क्वेश्चन गए तो यहाँ पे 81 हो गया। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7000, ठीक है, 7000 हो जाएगा, इसमें 81 का हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे नंबर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। आप इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर हम इंग्लिश वर्ग 2 चयन परीक्षा की बात करें तो अभी बहुत बड़ा खेला हमारी भाषा में बाकी है। अगर चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस को कंसीडर कर ली जाती हैं तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको नॉर्मली एक बात बता देता हूं कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं, अगर उनके 3-4 प्रश्न ज़्यादा भी सही हैं अदर कैंडिडेट से, तो जैसे मान लीजिए किसी के 77 नंबर हैं, अब अभी मान लीजिए मेरे 7 सही हो रहे थे, देखिए अब मेरे हाथ में तो है नहीं, मेरे 7 सही हो गए, अब उसमें मेरी क्या गलती,
मैं तो एग्जाम देकर आया हूँ। अब किसी के यहाँ पे मेरे 7 सही हैं, अब मान लीजिए किसी के यहाँ 10 सही है, तो ये कितने हो जाएंगे? 10 माइनस करेंगे तो 67 होंगे ना, 67 से कैलकुलेशन होने वाला है सेम। तो भाई ये ज़्यादा वाला तो ज़्यादा ही रहने वाला है, मेरे 70 हैं तो मेरे 63 से कैलकुलेशन होंगे। ठीक है। अब अब अगर मान लो हम उसको हटाकर भी करते हैं, तो हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया कि उतने कम होंगे और बाकी प्रश्न के मिलेंगे भी, तो कुल मिलाकर आप इस फॉर्मूले को लगाकर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपके 80 नंबर हैं, 80 में मान लीजिए अगर आप ऐसे अज्यूम कर करके करें 15 कैंसिल हुए तो मेरे कितने सही होंगे, 19 कैंसिल हुए तो कितने सही है कितने गलत हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा अभी इंग्लिश में बनी हुई है कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। और लास्ट में मैं एक बात और बोल ही देता हूँ जो मेरे मन में है। देखिए, मेरे मन की बात तो मैं कर ही देता हूँ, बाकी जो होगा वो तो होना ही है, उसमें मैं नहीं कर सकता, कह सकता या कर सकता। अब इंग्लिश की बात करें तो देखिए, यदि ये 19 क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें 3-4 क्वेश्चन और आएंगे, जैसे बाका वाला की अभी हमने बात करी, तो मैं उसको 19 के बाहर गिन रहा हूँ, उसको अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मोटा मोटा तो 15 तो बिल्कुल डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, 50-50 वालों को हटा भी दें तो। इसके अलावा भी 3-4 प्रश्न होंगे जो ऑप्शन में खेल होगा। कई सारे लोगों ने आपत्ति लगाई, देखिए आपत्ति तो लगभग 80-90 क्वेश्चन पे लगी होगी, ये बात भी तय है, क्योंकि ग्रेड 1 के टाइम अलग तरीके का सिस्टम था, सारे लोग को दिख जाता था कि किस में आपत्ति लगी और किस में नहीं लगी। तो एक दिन बचा था, एक दिन बचा था ऑब्जेक्शन लगाने का, तो मैंने खुद रिस्पांस शीट में ग्रेड 1 में देखा था तो 65 पे लगी थी। और लास्ट दिन जब देखे डेट खत्म होने के पहले, तो लगभग 95 प्रश्नों पे आपत्ति लगी थी 100 में से। तो आपत्ति लगाने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, और उस पे हुआ था 5 प्रश्नों पे, जबकि पेपर में इतना कोई मामला गड़बड़ नहीं आया था। ठीक है। तो एक आपको रेड ट्रैप और वेट ट्रैप का मैंने उदाहरण बता ही दिया, हमारे ग्रेड 1 के साथी कोई ग्रेड 1 भी दिए होंगे तो वो जानते हैं, उस पर भी आपत्ति लगी थी लेकिन वो नहीं हटा। और एक एक क्वेश्चन तो ऐसा था, अब देखिए बोर्ड की जो कमेटी है वो कैसे निर्णय लेती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था और क्वेश्चन के बाद इधर ऐसा कोष्टक लगा था वहीं बीच में, और यहाँ कंसीडर लिखा हुआ था। अगर आपने पेपर एनालिसिस किया होगा तो देखेंगे कंसीडर लिखा था, और यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना था, और यहाँ पे 4 ऑप्शन थे ABCD करके। अब उसमें ये पूछा गया था कि कंसीडर क्या है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी है, ये 4 ऑप्शन थे। और यहाँ पे वो बाई मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ दा लगा था। तो किसी हमारे भाई ने आपत्ति लगा दी थी कि ये दा से ये पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज होती है, और आयोग ने भी ये बात मान लिया था कि इससे मीनिंग चेंज हो रही है, और इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया था गया था। जबकि ये 99% लोगों का लगभग ये आंसर सही था, कोई भी बता देता कंसीडर वर्ब है करके। तो देखिए ऐसी तरह की चीज़ें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने के लिए MPSB में हमेशा देखा गया है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। और परसेंटाइल पे भी हमने बात कर ली, क्वेश्चन पे भी देखिए किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। 15 भी जा सकते हैं, 19 भी जा सकते हैं, ऐसा हो कि एक भी ना जाए, 5 जाए, 3 जाए, मतलब किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी है। नंबर में 2 से 5 नंबर का बदलाव, अगर 19 क्वेश्चन गए तो 10-10 नंबर का भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड बात नहीं रहेगी अगर ऐसा हो जाता है तो ये था हमारा आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा रिव्यू। अब देखिए कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने ही वाला है। अब मैं अपनी तरफ से डेट का तो कुछ प्रिडिक्शन नहीं करूंगा कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन देखिए पॉसिबिलिटी है। अब आंदोलन हमारे साथियों ने किया, वहाँ पे गए थे, तो उनका कहना है कि 10 वर्किंग डेज में आएगा। तो उसका अब 15 से 1 वर्किंग डे तो ख़त्म हो गया, अब 9 वर्किंग डेज बचते हैं। अब कुछ जगह से जानकारी निकल कर आ रही थी कि 20 तक आ जाएगा। इससे पहले मैंने भी बात की थी एक सोर्स से, तो उनका कहना था 13 को आएगा, 13 को नहीं तो 16 को आ सकता है। फिर मैंने बाद में बात की थी तो उनका कहना था कि आपको 20 तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बीच बीच में निकल कर आती रहती हैं। देखिए अब 2-3 दिन बाद से कभी भी पॉसिबिलिटी है, किसी भी दिन। इस वीक तो मुझे पर्सनली लगता है कि संभावना कमी है, लेकिन नेक्स्ट वीक के लास्ट तक, मतलब ये समझिए गुरुवार शुक्रवार को सब ग्रुप 1 का रिजल्ट आया था, तो ये समझिए कि अगले शुक्रवार तक प्रबल संभावना है कि रिजल्ट आ जाए। तो तब देखते हैं वहीं पे की कमेटी की रिजल्ट आया कि का जो रिकमेंडेशन है वो आएगा, किसको क्वेश्चन को क्या किया गया।
जिनको संतुष्टि होगी ठीक है, किसी को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो फिर ईएसबी के पास तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फाइनल ईएसबी का होता है। उसके बाद तो कोर्ट की ही शरण लेना पड़ता है। वर्ग एक में मैथ्स के सब्जेक्ट में ऐसा हो भी चुका है, एक प्रश्न को गलत आंसर लेने की वजह से कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और फिर उसमें के मेरिट में काफ़ी बदलाव हुआ था। जानकारी है कि 16 लोग जो मेरिट में थे वो बाहर हो गए और जो वेटिंग में थे वो मेरिट में आ गए। तो इस तरह की चीज़ें होते रहती है। कोई भी कैंडिडेट है, देखिए न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है, सब अपने स्तर से चीज़ें करते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि हम अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर डाउट पूछें। आप देखिए, कमेंट करिए। मुझे लगता है कि हम भविष्य के शिक्षक होने वाले हैं। जिन भी भाइयों का सिलेक्शन होगा तो वो भविष्य के शिक्षक होंगे। कुछ का नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आप थोड़े शब्दों का चयन अच्छा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स को सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर लगता है आपको मेरी किसी बात से असहमति है तो आप उसको नम्रता के साथ रखें, तो मैं चीज़ों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।